सभी को जय हिंद। आज चर्चा करते हैं मास्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। अब्राहम हैरोल्ड मास्लो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया है और बताया कि मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानवतावादी अधिगम सिद्धांतों को जन्म मिला है। इन मनोवैज्ञानिकों में जिनकी प्रमुख रूप से गिनती की जाती है उनमें कार्ल रोजर्स का नाम आता है, अब्राहम मास्लो का नाम आता है, जॉन हाल्ट का आता है, मैकोम नाउल्स का नाम आता है। अब्राहम मास्लो ही वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान के विकास के इतिहास में पहली बार मानवतावादी विचारधारा की को तीसरी शक्ति के रूप में संबोधित कर उसे पूर्व प्रचलित दो सशक्त विचारधाराओं, एक मनोगत्यात्मक तथा दूसरी व्यवहारवादी से अलग करके दिखाने की चेष्टा की प्रयास किया। तो इसमें मानवतावादी विचारधारा को ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को थर्ड फोर्स के रूप में दिखाया है। इस प्रकार से मानवतावाद एक तरह से इस प्रकार यांत्रिकवाद तथा अमानवीय विचारधाराओं के प्रति जताए वाले आक्रोश या प्रतिक्रियात्मक विरोध की अभिव्यक्ति थी। इस विचारधारा ने खुले रूप से यह घोषणा की कि अब समय आ गया है कि हम मनुष्यों के साथ वस्तुओं या मशीनों की तरह व्यवहार नहीं करें, उनके साथ मानवीय ढंग से पेश आएं तथा उनकी वैयक्तिकता और आत्म का ध्यान रखें। परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान में व्यक्तियों के अधिगम व्यवहार को जानने के लिए व्यवहारवादी तथा मनोगत्यात्मक विचारधाराओं के स्थान पर मानवतावादी विचारधारा को स्थान देने के प्रयत्नों को बढ़ावा मिला। हम क्यों सीखते हैं तथा कैसे सीखते हैं, इसकी व्याख्या अब मानवतावादी दृष्टिकोण से होने लगी। इस प्रकार के मानवतावादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या करने वाले मनोवैज्ञानिकों में जिन मनोवैज्ञानिकों ने अधिक ख्याति अर्जित की उनमें कार्ल रोजर्स, जिन्होंने अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत दिया था, अब्राहम हैरोल्ड मास्लो जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम इस सिद्धांत को मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जितना हमसे अच्छा प्रयास हो सकता है। अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का उद्गम स्रोत उसी के द्वारा विकसित मानव मात्र की आवश्यकताओं के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक व्यवस्थापन संबंधी अवधारणा में निहित है, जिसको आप हियरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स कहते हैं। अब्राहम मास्लो ने अपनी इस अवधारणा को विकसित करते हुए सन 1954 में यह स्पष्ट किया कि मानव मात्र की मूलभूत आवश्यकताओं को उनकी महत्व, उपयोगिता या अनिवार्यता की दृष्टि से निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर के एक निश्चित क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता को जन्म देने का कारण बने। मानव के व्यक्तित्व का विकास इस तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके निचले तथा उच्च स्तरों की इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की एक एक करके अच्छी तरह पूर्ति होती रहे। मास्लो ने इन मूलभूत 5 प्रकार की आवश्यकताओं को निचले से लेकर उच्चतम 5 विभिन्न स्तरों पर क्रमिक रूप से जिस प्रकार अपने प्रतिमान में व्यवस्थित किया, उसकी जानकारी की विशेष चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला स्तर है, निचला स्तर है, तो जिसमें शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं। इन आवश्यकताओं के उदाहरण के रूप में हम भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, यौन तथा मलमूत्र त्याग आदि आवश्यकताओं का नाम ले सकते हैं। मानव मात्र की यह सबसे पहली वे आवश्यकताएं होती हैं जिनकी उसको अपनी जीवित रहने, स्वस्थ रहने तथा सृष्टि चक्र को बनाए रखने हेतु बहुत अधिक जरूर रहती है। जब तक इस स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, व्यक्ति दूसरे स्तर की आवश्यकताओं के विषय में या उनकी पूर्ति के विषय में नहीं सोच सकता। द्वितीय स्तर होता है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, खतरे से दूर सुरक्षित अनुभव करने की आवश्यकता, हिफाजत से रहने की आवश्यकता। ये आवश्यकताएं, ये जो सुरक्षा है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होती है, भौतिक सुरक्षा होती है। तो इसमें सेफ्टी नीड द्वितीय स्तर में पहले स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद
अपनी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में सोचने लगता है। समाज में व्यवस्था चाहता है, नियम एवं कानूनों के निर्माण तथा अनुपालना की बात सोचता है, ताकि उसे ठीक प्रकार रहने हेतु एक सुरक्षात्मक वातावरण मिले, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत, देखभाल एवं सुरक्षा हो सके। इस तरह की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात ही वह तीसरे स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में सोचता है। देखिए, हम अब इसमें पहले स्तर पर है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरे स्तर पर हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। जैसे इसको हम पहले ही कोई कह दे कि बाद में विचार बन जाए कि पहली सुरक्षा होती है, बाद में शारीरिक आवश्यकता, तो ऐसा नहीं है। जैसे पानी हम प्यास देते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, पानी स्वच्छ पीते हैं, साफ पीते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा उत्तम होता है। अब मान लीजिए हमें पानी नहीं मिल रहा है, हम बहुत प्यासे हैं और पानी थोड़ा सा मिला वो भी अच्छा नहीं है, शुद्ध नहीं है, गंदा है, तब हम अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को भूल जाते हैं। अब अपनी प्रथम स्तर की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, हम गंदा अस्वच्छ पानी थोड़ा पीते हैं। तो पहली आवश्यकता आपकी शारीरिक आवश्यकता ही है और दूसरी आवश्यकता सुरक्षा संबंधी। जब पहली आवश्यकता पूर्ण होती है तब हम सुरक्षा की बात सोचते हैं। इसी प्रकार से जब सुरक्षा संबंधी आवश्यकता पूर्ण होती है तब हम तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां प्यार और दूसरों से संबंधित रहने की आवश्यकता महसूस की जाती है। एक समूह के अंग बनने का प्रयास किया जाता है। प्यार करने और प्यार पाने की आवश्यकता होती है। तृतीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली मानवीय आवश्यकताओं में प्यार और दूसरों से संबंधित रहने की मूलभूत आवश्यकताएं आती हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी आयु, सामाजिक संस्कृति स्तर का, लिंग, धर्म का, वर्ण का हो, समान रूप से प्यार पाना और प्यार करना चाहता है तथा उसमें किसी एक समूह, वर्ग या श्रेणी से संबंधित रहने, उसका अंग बन जाने, उसके द्वारा अपने को स्वीकार कर लेने तथा उसके प्रति अपनापन अनुभव करने की बेहद चाह पाई जाती है। इस प्रकार की मनोसामाजिक आवश्यकता की पूर्ति होना उसके अपने तथा समाज के हित के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। जब तक उसकी इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती है, वह आगे के चौथे स्तर की आवश्यकता के पूर्ति के विषय में नहीं सोच सकता। चौथे स्तर पर है आत्मसम्मान, आत्मसम्मान बनाए रखने की आवश्यकता, दूसरे से सम्मान पाने, उपलब्धि और प्रसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसम्मान बनाए रखने संबंधी आवश्यकताएं पूर्ति हेतु व्यक्ति अपने आप में पर्याप्त रूप से सबल, समर्थ, सक्षम बनना चाहता है, उपलब्धियों और प्रसिद्धि पाना चाहता है, अपने आप में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मबल का संचारण करना चाहता है, ताकि वह अपने आप को अपनी तथा दूसरों की नज़रों में प्रतिष्ठित तथा सम्माननीय बनाए रख सके। जब तक उसकी इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, वह आगे पांचवें स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोच सकता। इस क्रम में देखते हैं, आवश्यकता के क्रम में, कि एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता की जननी है। पहली आवश्यकता पूर्ण होती है तब उसके बाद में दूसरी आवश्यकता का जन्म हो रहा है। पांचवें स्तर पर जाते हैं तो इसमें आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन संबंधी आवश्यकताएं आती हैं। इस प्रकार की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यक्ति का पूर्ण विकास निहित रहता है। व्यक्ति जैसा अपने आप में होता है, जैसी भी प्रतिभा तथा योग्यता का उसमें निवास होता है, उन सभी के प्रकाशन के लिए अवसर मिलना ही चाहिए। इसी में उसकी अपनी व्यक्तित्वता का उचित विकास होता है और उसके अनूठे व्यक्तित्व की छाप दूसरों पर अंकित होती है। विभिन्न व्यक्तियों, संगीतकार, नाटककार, गीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, शिल्पकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि को अपनी प्रतिभा का प्रकाशन कर यश कमाने तथा संसार में नवीन सृजन कर उन्हें आगे बढ़ाने में इस प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनकी संतुष्टि के साथ साथ व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं को उनके निचले स्तर से उच्चतम स्तर तक क्रमिक रूप से नियोजित करने को अपने बहुचर्चित प्रतिमान द्वारा इस तरह मास्लो ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हम किसी विशेष अवस्था तथा विशेष परिस्थिति में एक विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं।
उसने बताया कि हमारा यह व्यवहार हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होता है, जो एक तरह से हमारे व्यवहार संचालन के लिए संचालक की सफल भूमिका निभाती है। हमारे व्यवहार को दिशा और दिशा प्रदान करने में आवश्यकताओं की संतुष्टि सदैव ही एक सशक्त संचालक तथा अभिप्रेरक का कार्य करती रहती है। इसी के वशीभूत हम अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने यानी कुछ न कुछ नया सीखने के लिए बाध्य होते रहते हैं। इस तरह हमारे अधिगम व्यवहार को किसी समय परिस्थिति आयु या स्थान विशेष में जो एक विशेष प्रकार की दिशा और दशा प्राप्त होती रहती है, उसमें भी विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जाने वाली हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि बहुत बड़ी भूमिका निभाती रहती है। हम कोई बात क्यों सीखना चाहते हैं और उसे कैसे सीखते हैं, इसका निर्धारण बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसके सीखने से हमारी किस प्रकार की और किस स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति का रास्ता खुल जाएगा, या किसी समय विशेष पर हमें अपनी किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार के अधिगम अनुभवों के अर्जन की आवश्यकता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो प्रयत्न या संघर्ष करता है, उसी से उसमें कुछ सीखने की चाह पैदा होती है, और वह सीखता भी इसलिए है कि उसके द्वारा उसकी अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति में मदद मिलती है। मास्लो के शब्दों में व्यक्ति विशेष को अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने होते हैं, अर्थात कुछ न कुछ नए अधिगम अनुभवों से गुजरना होता है, और इस तरह अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति ही अधिगम अर्जन का कारण भी बनती है, उसे अभिप्रेरित करती है तथा कौन किस रूप में अधिगम अर्जन करेगा ऐसा अधिगम पथ भी निश्चित करती है। इस प्रकार से मास्लो के अनुसार अधिगम को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से व्यक्ति विशेष द्वारा अपने व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाए जाते हैं जो उसको परिस्थिति विशेष में उसकी किसी एक या अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकें। किसी परिस्थिति विशेष में अधिगमकर्ता द्वारा अर्जित अधिगम अनुभवों की कैसी प्रकृति तथा गुणात्मकता होगी, वह अब इस बात पर निर्भर करेगी कि इस प्रकार के अधिगम से उसकी किस स्तर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य किया जा रहा है। निचले स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बनने वाले अधिगम से उच्च स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ा अधिगम निसंदेह अधिक ऊंचे धरातल पर विराजमान होगा। उससे उच्च मानवीय मूल्यों या उद्देश्यों की पूर्ति में मदद मिलेगी तथा व्यक्ति को ऊंचाइयों को छूने में ऐसा ही अधिगम विशेष रूप में सहायक सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए जो अधिगम व्यक्ति को आत्म अभिव्यक्ति संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, वह उसे अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकेगा। इस तरह अधिगम अर्जन के कार्य को मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि से जोड़ने के अपने प्रयास से मास्लो का अधिगम सिद्धांत मानव को अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा दिलाने का प्रयत्न करता हुआ जान पड़ता है। अधिगमकर्ता के लिए ही होता है, इससे उसी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अतः अधिगम का केंद्र बिंदु भी वही होना चाहिए। अपने ऐसे विचारों से बालक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बनाने तथा अधिगम प्रक्रिया को बालकों की रुचि, अभिप्रेरणा तथा आवश्यकता से जोड़ने के कारण ही मास्लो के अधिगम सिद्धांत में मानवतावादी दृष्टिकोण साफ झलकता है, और इसलिए उसके अधिगम सिद्धांत को मानवतावादी अधिगम सिद्धांतों की श्रेणी में रखा जाता है। मास्लो का अधिगम सिद्धांत अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुरूप ही अधिगमकर्ता को अपनी सभी प्रकार के उद्देश्यों जिन सभी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो की प्राप्ति में पूरी सहायता करने की बात करता है। जीवन के अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से वह इस बात पर बल देता है कि किसी भी अच्छी शिक्षा प्रणाली में बच्चों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान अवश्य किए जाएं। इस बात पर जोर देते हुए मास्लो कहते हैं, एक संगीतकार द्वारा संगीत की साधना की जानी चाहिए, एक चित्रकार द्वारा चित्रकारी की जानी चाहिए, एक कवि द्वारा कविता लिखी जानी चाहिए, तभी वे अपने आप से पूर्ण रूप से समायोजित रह सकते हैं। एक व्यक्ति जो कुछ भी हो सकता है,
उसे वह होना चाहिए। सभी तरह से उसे अपनी प्रकृति के अनुकूल ही रहना चाहिए। इसी प्रकार की उसकी आवश्यकता को हम आत्म अभिव्यक्ति का नाम देते हैं। यही कारण है कि मास्लो का अधिगम सिद्धांत सदैव इस प्रकार के अधिगम की मांग करता है जिससे विद्यार्थियों की किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति होती रहे और अंत में शिक्षण अधिगम के माध्यम से उन्हें वैसा ही बनाया जा सके जैसी प्रतिभा, शक्ति, सामर्थ्य स्वाभाविक रूप से उन बच्चों के अंदर विद्यमान होती है। आइए देखते हैं मास्लो के अधिगम सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता। तो शैक्षणिक उपयोगिता इसमें देखते हैं मास्लो के अधिगम सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता क्या है। तो विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करते हुए हर अवस्था में मानव की तरह ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, न कि ऐसी मशीन एवं पदार्थ की भांति जिन्हें अपनी इच्छा से किसी भी तरह तोड़ मोड़ कर चाहे जैसे अधिगम पथ पर चलाया जा सके। सभी तरह से आत्म की प्रतिष्ठा पर बल दिया जाना चाहिए और इस दृष्टि से सभी बालकों को अपना आत्मसम्मान रखने, स्व की रक्षा करने और स्व अथवा आत्म प्रकाशन हेतु उचित अवसर दिए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आत्म संप्रत्यय का विकास करने के लिए, आत्म अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए विद्यार्थियों का अधिगम व्यवहार उनके आंतरिक अभिप्रेरकों से ही संचालित होना चाहिए, क्योंकि एक अधिगमकर्ता उसी अवस्था में अच्छी तरह सीखता है जब यह समझता है वह कि अधिगम से उसको किसी न किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति हो, या ऐसा समझ लीजिए जो अधिगम हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को न कभी सकारात्मक पुनर्बल प्रदान किया जाए और न ही उनकी आलोचना करके सजा देने की सोचना चाहिए। मास्लो द्वारा प्रशंसा और निंदा देने दोनों को इस आधार पर निषेध किया है क्योंकि दोनों ही विद्यार्थी के उचित विकास में बाधक सिद्ध होते हैं। निंदा और सजा तो मनोवैज्ञानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। पारितोषिक और प्रशंसा आदि भी अपना नकारात्मक प्रभाव इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि विद्यार्थियों को इन्हें प्रदान किए जाने पर उनकी इन्हीं की उपलब्धि में रुचि अधिक रहती है। जैसे वो पुरस्कार पाता है तो वो पुरस्कार में ही रुचि लेता है। ये बात ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक अधिगम में ऐसा नहीं है कि ये पारितोषिक या पुरस्कार आपका वास्तविक अधिगम में सहायता पहुंचाता हो, ऐसा नहीं है। वे उसी अवस्था में अधिगम कार्य करते हैं जब उनकी प्रशंसा करने वाले अध्यापक उनके साथ रहें। विद्यार्थी स्वयं अपने आप ही अनुशासन में रहें, ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए क्योंकि स्वानुशासन बाहर से थोपे गए अनुशासन से सदैव ही अच्छे परिणाम दिलाता है। अध्यापक को विद्यार्थियों के आत्म का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर प्रकार से अपने अंदर आत्मसम्मान की भावना विकसित करने में मदद करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सदैव अच्छी तरह विद्यार्थियों को यह सदैव अच्छा रहता है कि वो अपनी नज़र में हमेशा ऊपर उठे रहें और उनमें आत्मविश्वास बना रहे। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं नवीन बातें सीख सकते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को बाल केंद्रित ही बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थी स्वयं अपने अधिगम का उत्तरदायित्व संभालें, ऐसा ही प्रयत्न किए जाने चाहिए। अध्यापक की भूमिका यहाँ एक सूचना प्रदानकर्ता की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे ऐसा सहायक और सुविधा प्रदान करने वाला होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकता अनुसार अधिगम करने के समुचित अवसर प्राप्त हो सकें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जहाँ तक हो सके मानवीय आधार पर ही संगठित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों से सभी दृष्टि से मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को डांटना, डपटना, उन्हें अपमानित करना या कोई मानवीय शिक्षा नहीं होती है। मानव की गरिमा तो उसको अपनी सही पहचान कराने में ही बनी रहती है। इस दृष्टि से मानवतावादी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शिक्षण और अधिगम की किसी भी योजना में मानवीय शक्ति, क्षमता और जीवन के उच्चतम मूल्यों के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। भौतिक उद्देश्यों, निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति को कभी आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। इनके स्थान पर प्यार, अपनापन, आत्मसम्मान तथा आत्म प्रकाशन जैसी उच्चतर आवश्यकताओं की पूर्ति या मूल्यों के विकास को ही शिक्षा के परम उद्देश्य मानकर चलना चाहिए।
ये शिक्षा की उपादेयता है जो वो सीटेट के लिए बहुत उपयोगी है। और प्रथम में जो मास्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत जिसमें 5 पद बताए गए हैं वो सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।